Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute। मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी एडवांस फिजिक्स के आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। उम्मीद करता हूं कि आपके दिवाली ब्रेक्स अच्छे से गए होंगे और आपने वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि लाइट जो होती है उसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। हम उसको वेव की तरह भी पढ़ते हैं और एक पार्टिकल की तरह भी पढ़ते हैं। जब हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ते हैं तो हम उसको एक पार्टिकल की तरह स्टडी करते हैं और हम इसको पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक होमोजीनियस मीडियम है और उस होमोजीनियस मीडियम में लाइट का प्रोपोगेशन कैसे होता है, तो हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि किसी होमोजीनियस मीडियम के अंदर लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। तो मैं अगर लाइट के प्रोपोगेशन को किसी होमोजीनियस मीडियम में शो करना चाहता हूं तो एक स्ट्रेट लाइट रे से मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन जब लाइट रे किसी ऐसे इंटरफेस के ऊपर आती है जिस इंटरफेस के एक तरफ और दूसरी तरफ मीडियम का डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये मान लें कि ये कोई एक इंटरफेस है, मैं इसको नाम दे देता हूं फॉर द सिंप्लिसिटी x डैश। इस इंटरफेस के ऊपर मैं मान लेता हूं कि कोई एक मीडियम है जिसको मैं नाम दे देता हूं मीडियम 1, और नीचे की तरफ एक और मीडियम है जिसको हम कहेंगे मीडियम 2। तो जब लाइट रे ऐसे किसी इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट की जाती है जहां इस इंटरफेस के दोनों ओर मीडियम डिफरेंस हो, जैसे फर्स्ट मीडियम मे बी एयर हो सकता है, सेकंड मीडियम ग्लास या वाटर हो सकता है। मैं यहाँ ग्लास और वाटर इसलिए लेके चल रहा हूं कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम है और इनसे लाइट का प्रोपोगेशन पॉसिबल है। तो अगर इस तरह के किसी मीडियम के ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो लाइट इस इंटरफेस के ऊपर अपने पाथ से डेविएशन शो करती है। और ये जो डेविएशन का फिनोमेना है बच्चों, आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके कॉज के, तो टीचर हमें ये बताते हैं कि इस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना का कॉज होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। और ये जो कॉज है रिफ्रैक्शन का, ये माना जाता है स्पीड ऑफ लाइट। तो जब स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम और दूसरे मीडियम में डिफरेंट होती है और लाइट रे को हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाते हैं तो ये बैंड होती है। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा कॉज और जुड़ा हुआ है कि लाइट रे को आपको इस इंटरफेस के ऊपर ऑब्लिकली इंसिडेंट करना पड़ेगा, ऑब्लिकली इंसिडेंट करना पड़ेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस परपेंडिकुलर लाइन को अगर हम नॉर्मल मान लें तो नॉर्मल से कुछ ना कुछ एंगल बना के और आपको इसको इंसिडेंट करना पड़ेगा, तभी रिफ्रैक्शन परफॉर्म होगा। ये एंगल 0 से हर हालत में बड़ा होना चाहिए। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि अगर मैं इस एंगल को 0 डिग्री कर देता हूं और लाइट रे को इस इंटरफेस के ऊपर डायरेक्टली नॉर्मल इंसिडेंट करता हूं तो लाइट रे बिना बैंड हुए स्ट्रेट चली जाती है। तो अब अगर रिफ्रैक्शन का कॉज चेंज इन स्पीड है तो चेंज इन स्पीड तो यहां भी परफॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहां रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं देखा जा सकता। यहां लाइट रे स्ट्रेट पाथ को फॉलो करके और चली जाती है। तो जनरली बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रह जाता है कि अगर ड्यू टू चेंज इन लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन अगर होता है तो ऑब्लिकली इंसिडेंट होने वाली वेव पे ही ये क्यों अप्लाई होता है, नॉर्मल वेव के साथ ये क्यों अप्लाई नहीं होता। तो आज के इस सेशन में हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये फिनोमेना किस तरह से परफॉर्म होता है। तो बच्चों, हम यहां अज्यूम कर लेते हैं कि लाइट का एक वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट क्या होता है, मैं अगर यह अज्यूम करके चलूं कि मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है और इस पॉइंट सोर्स को मैं किसी टाइम के ऊपर ऑन करता हूं, तो हम ये जानते हैं कि इस पॉइंट सोर्स से हर एक डायरेक्शन में लाइट की वेव्स निकलना स्टार्ट होंगी। मैं अगर यहाँ पे
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट लगा लूं तो ये वो पॉइंट होंगे जहां इन हर एक वेव का जो फेस है वो सेम होगा। मैं अगर इन पॉइंट को उठा के जोड़ देता हूं तो ये वो पॉइंट है जहां फेस जो है वो सेम है वेव्स का, लाइट वेव्स का। तो ये जो लोकस फॉर्म हुआ सर्कुलर, इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। आप इसको नेचुरली देख सकते हैं किसी वाटर पॉन्ड के ठीक सेंटर में मैं अगर एक पिबल लेके, एक स्टोन लेके और उसको यूं ड्रॉप करता हूं तो आप वाटर वेव्स को बनते हुए देख सकते हैं। वो भी ठीक इसी तरह से सर्कुलर होती हैं। तो अब अगर इन वाटर वेव्स की जगह हम लाइट वेव्स को अज्यूम करें और ये लाइट वेव धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, ये वेव फ्रंट जो है ये आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे इनका कर्वेचर कम होता जाता है और हम ये कहते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली लाइट के वेव फ्रंट लगभग प्लेन होते हैं। तो हम इस तरह का एक प्लेन वेव फ्रंट हमारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां हम अज्यूम कर लेते हैं एक वेव फ्रंट को और साथ में मेरे पास एक इंटरफेस है x डैश। मैं इस इंटरफेस के ऊपर वाले मीडियम को मीडियम 1 मान लेता हूं और नीचे वाला मीडियम है मीडियम 2। हम यहाँ ये अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा फर्स्ट मीडियम जो है वो है एयर और सेकंड मीडियम को मैं मान लेता हूं ग्लास। बच्चों आप ऑलरेडी जानते हैं कि एयर जो है वो रेयरेस्ट मीडियम होता है, ग्लास उसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम होगा। यहाँ रेयरर और डेंसर मीडियम से हमारा मतलब है कि वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। तो ये जो ग्लास है ये एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। मैं अब अगर एक वेव फ्रंट ए बी अज्यूम कर लूँ, मान लीजिए ये एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी और इस लाइट की वेव फ्रंट को मैं इस इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट करता हूँ। हम ये भी ऑलरेडी जानते हैं कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर मैं अगर एक लाइन खींचता हूँ तो इसे ही हम रे कहते हैं, जिसको हम लाइट रे भी कहते हैं। तो अब अगर ये वेव फ्रंट मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ तो ये वेव फ्रंट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं कि इस वेव फ्रंट को क्योंकि मैं ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रहा हूं तो इस वेव फ्रंट का ए पॉइंट, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है ए और ये पॉइंट है बी। ये ए पॉइंट इस इंटरफेस के ऊपर सबसे पहले रीच करता है और जब ये सबसे पहले रीच करता है तो सेकंड मीडियम जो हम ग्लास लेके चले हैं उसके अंदर यही सबसे पहले एंटर भी करेगा। तो हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वेव फ्रंट जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करेगा इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लास बेसिकली डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम तभी कम कर सकते हैं जब उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे। और हम अगर यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है इस वेव फ्रंट के पॉइंट ए के ऊपर ठीक उसी समय एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था जब ये इस इंटरफेस के अंदर एंटर हुआ, जबकि वेव फ्रंट का बी पॉइंट अभी भी एयर में है। और अगर बी पॉइंट अभी भी एयर में है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब आप इजीली देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये वेव फ्रंट अंदर की तरफ आएगा ए पार्ट की तरफ अप्लाई होने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। और अगर आप इस वेव फ्रंट को एक ऑब्जेक्ट मान लें और आप ये कह रहे हैं कि उसके एक तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ टॉर्क जनरेट होगा और ये टॉर्क क्या करेगा, इस वेव फ्रंट को बैंड करेगा और अब ये कुछ बैंड होके और आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये जो इंटरफेस है y डैश ये इस ग्लास की सेकंड इंटरफेस है और इसके नीचे अगेन एयर है, तो अब ये वेव फ्रंट बैंड होता हुआ वापस एयर में आएगा और जैसे ही ये एयर के अंदर आएगा तो अगेन आप देख सकते हैं कि इसका जो ए पार्ट है वो सबसे पहले एयर में आएगा और जैसे ही ये एयर में आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और वेलोसिटी बढ़ जाती है इसका मतलब एक फोर्स अगेन सेम डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करता है। तो जब हमारी लाइट रे एयर से ग्लास में आई तो इस पॉइंट ए के ऊपर एक फोर्स लगता था, लेकिन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता था जिसने इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। लेकिन जब ये वेव या वेव फ्रंट ग्लास से एयर में आता है तो ये लगने वाला फोर्स,
क्योंकि यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसी डायरेक्शन में अप्लाई होता है जिस डायरेक्शन के अंदर लाइट प्रोपोगेट हो रही थी। तो ये अगेन इसको रोटेट करता है, लेकिन अब रोटेशन प्रोड्यूस करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेव फ्रंट है ये कुछ बैंड होके और आगे की तरफ बढ़ता है। मैं अब अगर इसके ऊपर रे को इंसिडेंट करूं तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हम रे को अज्यूम करते हैं। तो ये लाइट रे है जो इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर इन बैंडेड वेव फ्रंट के ऊपर मैं दोबारा से एक रे ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई है। तो लाइट रे जब रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो ड्यू टू दिस फोर्स और टॉर्क ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये वापस इस एयर इंटरफेस के ऊपर सेकंड आती है तो अगेन एक टॉर्क जनरेट होता है जो इसको वापस अवे द नॉर्मल शिफ्ट कर देता है। तो अब अगर वेव फ्रंट को आप हटा दें तो आप देख सकते हैं कि लाइट रे जब एयर से ग्लास में आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है, लेकिन जब ये ग्लास से वापस एयर में आती है तो अवे द नॉर्मल शिफ्ट होती है। लेकिन अब अगर एक लाइट रे को अगेन हम एक इंटरफेस अज्यूम कर लेते हैं एक्स एक्स डैश, ऊपर वाले मीडियम को हम लेके चले थे एयर और नीचे वाले मीडियम को हम लेके चले थे ग्लास। अब अगर एक वेव फ्रंट लेके और मैं उसको इस तरह से इंसिडेंट करता हूं कि अगर मैं इसके लिए रे ड्रॉ करूं तो ये नॉर्मल हो, इस नॉर्मल के साथ पैरेलल हो, ये भी मैं कह सकता हूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में कितना हो जाएगा, 0। तो अब अगर ये वेव फ्रंट इस इंटरफेस के ऊपर आता है तो आप देख सकते हैं कि ए और बी पार्ट एक साथ इस सेकंड मीडियम के अंदर रीच करते हैं। तो इस केस में भी लाइट की वेलोसिटी तो चेंज होती है, लेकिन अप्लाई होने वाला फोर्स एक साथ दोनों ही पार्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। और जब किसी बॉडी के ऊपर दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई हो तो ये टॉर्क जनरेट नहीं करता। इसी कारण से ये लाइट रे बिना डायरेक्शन को चेंज किए स्ट्रेट पाथ फॉलो करके और निकल जाती है। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्पीड ऑफ लाइट के कारण तो जनरेट होता ही है, लेकिन साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि ये केवल और केवल तभी काम करता है जब आप लाइट रे को ऑब्लिकली इंसिडेंट करते हैं, क्योंकि उसी केस में ये फोर्स जो है ये यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस करता है जिसके कारण वेव फ्रंट बैंड होता है। लेकिन अगर आप वेव फ्रंट को पैरेलल टू द इंटरफेस डाल रहे हैं या मैं कहूँ रे को परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस डाल रहे हैं तो दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स सेम होता है और इस कारण से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता और लाइट रे बिना बैंड हुए और सीधे निकल जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन में ये समझ में आया होगा कि स्पीड ऑफ लाइट के कारण, स्पीड ऑफ लाइट में होने वाले चेंज के कारण लाइट की बेंडिंग क्यों होती है। इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।